नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है और ये वीडियो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज के लिए जिनके पास भी एनपीएस अकाउंट है। इस एनपीएस अकाउंट का क्या फायदा है? आपका एनपीएस अकाउंट आपके पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करता है, टोटल कितनी पेंशन आपको मिलेगी जब आप रिटायर होंगे, साथ में एनपीएस अकाउंट का टैक्सेशन, अगर आपको रिटायरमेंट से पहले पैसे की जरूरत पड़ती है तो एनपीएस अकाउंट से आप कितना पैसा निकाल सकते हैं और कब कब। जितने भी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी वो बिल्कुल अपडेटेड है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि टैक्स के रूल्स या फिर पेंशन का जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज हो जाए। इंडिया में आर्म्ड फोर्सेस को छोड़कर, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को छोड़कर, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी सर्विस या ब्रांच को ज्वाइन किया है 1 जनवरी 2004 के बाद, टीचर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, आप पुलिस में हैं या फिर आप सिविल सर्विसेज में हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या फिर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के पार्ट हैं, 1 जनवरी 2004 के बाद से, तो जब आपने ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं, डॉक्यूमेंट साइन किए हैं ज्वाइन करने के लिए, तो उसी टाइम आपका एनपीएस अकाउंट भी खोला गया होगा। ये जो एनपीएस अकाउंट है ये मैंडेटरी है, जरूरी है हर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए जिसने 1 जनवरी 2004 के बाद से सर्विस ज्वाइन की है। एनपीएस में आप हर महीने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जमा करते हैं ताकि जब आप रिटायर हो तो आपको एक पेंशन मिल सके। जैसे ही आप सर्विस ज्वाइन करते हैं और आपका एनपीएस अकाउंट खुल जाता है तो आपको एक प्रैन मिल जाता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जैसे आप बैंक में एक अकाउंट खुलवाते हैं, अकाउंट नंबर आपको मिलता है, ऐसे ही एनपीएस आप खोलते हैं तो आपको प्रैन मिलता है। ये जो प्रैन है ये ट्रांसफरेबल भी है, पोर्टेबल भी है। एक ही प्रैन आप रख सकते हैं और किसी भी सर्विस को आप ज्वाइन करें, आपको बार बार एनपीएस अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। यही प्रैन आपका ट्रांसफर हो जाता है या पोर्ट हो जाता है। इस प्रैन किट में आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है, साथ में 2 तरह की पिन होती हैं। एक है टी पिन, टेलीफोनिक पिन, तो आप एनपीएस के जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल करके कोई भी सर्विस ले सकते हैं इस टी पिन को यूज करते हुए। दूसरी जो पिन आएगी वो है आई पिन, तो जैसे बैंक अकाउंट आप खुलवाते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग होती है, ऐसे ही एनपीएस की भी इंटरनेट बैंकिंग होती है। आपको कुछ भी डिटेल अपडेट करनी है, आपने स्टेटमेंट चेक करनी है, कितना पैसा आपका एनपीएस में जमा हो गया है, कितना रिटर्न आ रहा है, सारी सर्विसेज आप ले सकते हैं इस एनपीएस की इंटरनेट बैंकिंग से। अब थर्ड जो आता है वो पैन कार्ड भी आपके पास आता है। जब तक आप रिटायर नहीं होते, या मैं कहूँ कि पूरी लाइफ टाइम के लिए आपके पास एक ही पैन होता है, तो जहां भी आपने अपनी सर्विस को ट्रांसफर कराना है वहीं पे ये ट्रांसफर हो जाता है। हर महीने आपकी बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ते का 10% काट के एनपीएस अकाउंट में जमा किया जाता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपके एनपीएस में जमा करती है 14% आपकी बेसिक पे का और महंगाई भत्ते का, डीएनएस अलाउंस का, डीए का। तो ये जो 14% है ये बिल्कुल लेटेस्ट चेंज हुआ है, पहले ये भी 10% होता था। अगर आप चाहें कि मुझे और पैसा एनपीएस में जमा करना है तो वो भी आप ऑनलाइन अपनी इंटरनेट बैंकिंग को यूज करके वहां से भी जमा कर सकते हैं, अपने बैंक से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जिस दिन भी आपके एनपीएस अकाउंट में पैसा जमा होता है उस दिन की एनएवी, नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से आपके एनपीएस में कुछ यूनिट्स एलोकेट की जाती है। तो ये यूनिट्स जो हैं उनकी एनएवी जैसे ही बढ़ती है, नेट एसेट वैल्यू जैसे ही बढ़ती है, उसी हिसाब से आपके एनपीएस में जमा किया हुआ पैसा भी बढ़ता रहता है। आपका पैसा इन्वेस्ट होता है इन 4 इंस्ट्रूमेंट्स में। इनमें फर्स्ट है इक्विटी, जो कि काफी रिस्की मानी जाती है, और स्टॉक मार्केट में आपका पैसा जाता है। और अगर आप ज्यादा रिटर्न लेना चाहते हो तो आपको हाई रिस्क भी लेना पड़ेगा, जो कि स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ा हुआ होता है। सेकंड है कॉर्पोरेट डेट। इसका मतलब है जो इंडिया में जितने भी कंपनीज हैं वो लोन की फॉर्म में आपके एनपीएस के पैसे को यूज करती हैं और उसके बदले में एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देती हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है वो लोन की फॉर्म में आपके एनपीएस का पैसे को लेती हैं और उसके बदले में इंटरेस्ट रेट देती हैं। लास्ट जो है वो ऑल्टरनेटिव फंड्स का ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट फंड्स का। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, स्टार्टअप्स हैं, जैसे अर्ली स्टेज वेंचर्स है, सोशल वेंचर्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में। सबसे सेफ जो माना जाता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज माना जाता है, और जो सबसे रिस्की माना जाता है वो इक्विटी और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स माने जाते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न्स इन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के फिक्स नहीं है, आप सिर्फ एक रफ आइडिया लगा सकते हैं
इन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की पास्ट परफॉर्मेंस को देख के कि पास्ट में इन्होंने कितने परसेंटेज के रिटर्न्स दिए हैं। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए ए है, इक्विटी के लिए स्कीम ई है, और कॉर्पोरेट डेट के लिए स्कीम सी है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए स्कीम जी है। तो आप इन चारों के रिटर्न्स देख सकते हो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना परसेंट रिटर्न आपके एनपीएस की इन्वेस्टमेंट पे आएगा, कौन सा ऑप्शन चूज करने पे। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी सारे रिटर्न्स दिखाए गए हैं, सारे पेंशन फंड्स के। ये एसबीआई पेंशन फंड के हैं, तो आज तक के रिटर्न 10.04% है। ये एलआईसी पेंशन फंड के और ये यूटीआई के है। तो ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। तो आप इसके हिसाब से देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज पैसा आपका कहाँ पे इन्वेस्ट होता है और कौन सा पेंशन फंड आपको चूज करना चाहिए। जो वेबसाइट है ये एनपीएस ट्रस्ट है, जहां से आप ये रिटर्न चेक कर सकते हो। आपको दिखाती हूँ पेंशन कैलकुलेटर। यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितने साल में कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है आपका, तो कितना आपको टोटल लमसम अमाउंट दिखाई देगा आपके रिटायरमेंट के टाइम पे। एनपीएस अकाउंट दो तरह का होता है, एक है टीयर 1 अकाउंट, एक है टीयर 2 अकाउंट। जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर किसी भी सर्विस में ज्वाइन करते हैं 1 जनवरी 2004 के बाद, तो एक एनपीएस अकाउंट आपका खोला जाता है जिसको बोलेंगे एनपीएस टीयर 1 अकाउंट, जो कि मैंडेटरी होता है और आपको खुलवाना ही पड़ता है। उसको बोलेंगे रिटायरमेंट सेविंग्स अकाउंट। तो बेसिकली आप टीयर 1 अकाउंट में अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा हर महीने अपनी सैलरी से कटवा के, ताकि आप जब रिटायर हो तो उसके बाद आपको कुछ पेंशन मिल सके। सेकंड अकाउंट के बारे में टीयर 2 अकाउंट। टीयर 2 अकाउंट ऑप्शनल होता है, तो आप चाहें तो इसको एक्टिवेट करें, खुलवाएं या ना खुलवाएं। ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है जिसमें कि आप पैसा जमा करते हैं कि फ्यूचर में कभी भी कोई ज़रूरत है तो आप इस अकाउंट से पैसा निकाल सके। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ के लिए इसमें टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट भी दिया गया है सेक्शन 80C के अंडर। अगर आप 80C सेक्शन का टैक्स डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं टीयर 2 अकाउंट से, तो टीयर 2 अकाउंट में होगा 3 साल का लॉक इन पीरियड। तो जब भी आप टीयर 2 अकाउंट एक्टिवेट करते हैं, खुलवाते हैं, तो उसके बाद 3 साल तक आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। 3 साल के बाद टीयर 2 अकाउंट से जब चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं, कितनी बार भी और कितना भी अमाउंट, और जहां पे भी आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहें वो ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। अब टीयर 2 अकाउंट को खोलने के लिए या इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको इसमें 1000 रुपये जमा करने होते हैं। तो उसके बाद हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में जमा करने इसमें 250 रुपये कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा जितना अमाउंट आप चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं टीयर 2 अकाउंट में और इवन टीयर 1 अकाउंट में भी। जो ये ऑप्शनल टीयर 2 अकाउंट है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करती है। अब बात करती हूँ नॉमिनेशन के बारे में। एनपीएस में आप 3 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। एनपीएस में जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उसके अगेंस्ट आप लोन अप्लाई नहीं कर सकते। फ्यूचर में हो सकता है ये रूल चेंज भी हो जाए। जब आप रिटायर होते हैं तो उसी टाइम आप एनपीएस से लमसम अमाउंट निकाल सकते हैं, लेकिन आपके रिटायरमेंट से पहले अगर आपको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है किसी भी कारण की वजह से, तो आप अपने एनपीएस अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कंडीशंस हैं। तो जब आप एनपीएस अकाउंट खुलवाते हैं उससे पूरे 3 साल हो जाने चाहिए। तो 3 साल पूरा होने के बाद ही आप एनपीएस अकाउंट से पैसा निकालने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। सेकंड, जितना पैसा आपने इस एनपीएस अकाउंट में जमा कराया होता है उसका सिर्फ 25% तक ही मैक्सिमम आप निकालने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। थर्ड जो कंडीशन है, पूरे टेन्योर में जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते तो इस एनपीएस अकाउंट से आप सिर्फ 3 बार ही पैसा निकाल पाएंगे। अब ये जो पैसा आप निकाल सकते हैं ये किस किस टाइम निकाल सकते हैं। पहली बात, अगर आपको अपने बच्चों की हायर स्टडी के लिए पैसा चाहिए। सेकंड, अगर आपको अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा चाहिए। थर्ड, अगर आप अपने नाम पे या अपनी वाइफ के साथ जॉइंट नेम पे कोई प्रॉपर्टी, घर या फ्लैट खरीदना चाहते हैं और आपके पास पहले से कोई अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, तो भी आप इससे पैसा निकाल सकते हैं रिटायरमेंट से पहले। एंड लास्ट, अगर आपकी फैमिली में आपको या आपके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ को या फिर आपके बच्चों को या पेरेंट्स को किसी को बड़ी बीमारी हो गई है, उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए, तो भी आप एनपीएस से रिटायरमेंट से पहले पैसा निकालने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप एनपीएस का पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं।
3 चॉइस आपके पास होती है, एक है एक्टिव चॉइस, सेकंड है डिफॉल्ट स्कीम और थर्ड है ऑटो चॉइस। इन तीनों में से एक आप चूज कर सकते हैं। अगर आप तीनों में से एक भी चूज नहीं करते तो डिफॉल्ट स्कीम में ही आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। सबसे पहले एक्टिव चॉइस, तो ये जो 4 मैंने ऑप्शन बताए हैं, एक आप चूज कर सकते हैं और उसमें 100% आपका एनपीएस का पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है डिफॉल्ट स्कीम का, इसमें फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में 85% तक रहता है। फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट का मतलब है जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई। 15% जो पैसा आपका एनपीएस का बचता है वो जाएगा स्टॉक मार्केट में। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए मैं बता रही हूँ। डिफॉल्ट स्कीम में आपको 3 पेंशन फंड की चॉइस मिलती है, एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई। इनमें से आप एक पेंशन फंड को चूज कर सकते हैं जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। लास्ट है ऑटो चॉइस। ये एज बेस्ड होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है उसके हिसाब से आपके जो पैसा है वो थोड़े सेफ इंस्ट्रूमेंट की तरफ ज्यादा जाता है। जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती रहती है आपके एनपीएस का जो पैसा है वो परसेंटेज इक्विटी में कम होता रहता है। ये एलसी मींस लाइफ साइकिल। तो अगर आप एग्रेसिव हैं इन्वेस्टर, एग्रेसिव का मतलब है कि मैं बहुत रिस्क लेना प्रेफर करता हूँ, मुझे रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, तो आप इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं स्टॉक मार्केट में। और अगर आप एग्रेसिव एलसी 75 चूज करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 75% तक आपका एनपीएस का पैसा जाएगा इक्विटी की तरफ, जब तक आपकी एज 35 साल की नहीं हो जाती। अगर आप मॉडरेट रिस्क लेना प्रेफर करते हैं तो आपके एनपीएस का पैसा जाएगा इक्विटी की तरफ मैक्सिमम 50%, जब तक कि आपकी एज 35 नहीं हो जाती। और अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं कि मुझे तो रिस्क नहीं लेना अपनी इन्वेस्टमेंट पे, तो आप LC 25 चूज कर सकते हैं ऑटो चॉइस में, जहां पे आपके एनपीएस का पैसा मैक्सिमम 25% तक इन्वेस्ट होगा इक्विटी में, जब तक आपकी एज 35 नहीं हो जाती। अब इन तीनों में से आप ये जो ऑप्शन है डिफॉल्ट स्कीम, ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस, ये साल में आप 2 बार चेंज कर सकते हैं। कोई भी पेंशन फंड वो अगर आपने चेंज करना है तो वो साल में आप एक ही बार चेंज कर सकते हैं। अब बात करती हूँ रिटायरमेंट टाइम की। तो जब आप रिटायर होते हैं तो आपके एनपीएस में उस टाइम जितना भी पैसा होता है उसमें से कुछ परसेंटेज आप एक साथ निकाल सकते हैं, लमसम निकाल सकते हैं, और उसमें से कुछ पैसा आपको इन्वेस्ट करना होता है पेंशन खरीदने के लिए। टोटल एनपीएस में इकट्ठे हुए पैसे में से कितना पैसा आप निकाल सकते हैं और कितना पैसा आपको पेंशन खरीदने के लिए देना पड़ेगा, ये डिपेंड करेगा 3 फैक्टर्स के ऊपर। तो 3 कंडीशन है, उनमें से पहली कंडीशन है जो एनपीएस अकाउंट होल्डर है, जिनके नाम पे एनपीएस अकाउंट है, अगर उनकी डेथ हो जाती है रिटायरमेंट से पहले ही, जिस दिन भी एनपीएस अकाउंट होल्डर की डेथ होती है, अगर उस डेट को एनपीएस अकाउंट में टोटल पैसा 5 लाख रुपए या उससे कम है, तो जो नॉमिनी है वो चाहे तो पूरा पैसा निकलवा भी सकता है, और यहाँ पे पेंशन खरीदना अगर चाहे तो वो भी खरीदने का ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन जिस दिन एनपीएस अकाउंट होल्डर की डेथ होती है उस दिन एनपीएस अकाउंट में 5 लाख से ऊपर अमाउंट है, तो जितना भी पैसा है उस डेट को, उसका 80% अमाउंट पेंशन खरीदने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो मान लो कि उस एनपीएस अकाउंट में 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए पेंशन खरीदने के लिए यूज किया जाएगा, और जो बचा हुआ 2 लाख रुपए है वो नॉमिनी निकाल सकता है। अब सेकंड जो कंडीशन है, अगर आप वीआरएस लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, या आप टाइम से पहले नौकरी छोड़ने का डिसीजन लेते हैं, जॉब छोड़ते हैं, इस केस में भी जिस डेट को आप रिजाइन करते हैं, जॉब छोड़ते हैं, उस डेट को अगर टोटल अमाउंट आपके एनपीएस अकाउंट में 2.5 लाख रुपए या उससे कम है, 2.5 लाख या उससे कम है, तो आप सारा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 2.5 लाख से ज्यादा है रेजिग्नेशन की डेट को या वॉलंटरी रिटायरमेंट वीआरएस लेने की डेट पर, तो जितना भी अमाउंट है उसका 80% आपको यूज करना है पेंशन प्लान खरीदने के लिए, और उसका 20% आप निकाल सकते हैं। और लास्ट जब आप पूरी सर्विस के बाद रिटायर होते हैं उस टाइम आपके एनपीएस अकाउंट में अगर टोटल पैसा 5 लाख रुपए या उससे कम है, तो आपके पास ऑप्शन रहता है सारा का सारा पैसा निकालने का। लेकिन अगर ये अमाउंट 5 लाख रुपए से ज्यादा का है तो टोटल अमाउंट का मिनिमम 40%, कम से कम 40% आपको यूज करना है पेंशन खरीदने के लिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक साथ अमाउंट निकलवा सकते हैं 60% तक। तो मान लो कि 10 लाख रुपीस आपके एनपीएस अकाउंट में है जिस डेट को आप रिटायर होते हैं, तो उस 10 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए कम से कम आपको यूज करने होंगे पेंशन खरीदने के लिए, और उसमें से 6 लाख रुपए आप एक साथ निकलवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया है पेंशन का आइडिया देने के लिए आपको। जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट सेक्टर आप चूज करेंगे, उसके बाद सारी डिटेल्स आप अपनी डालेंगे। 1 करोड़ में मुझे कितनी पेंशन मिलेगी, तो मंथली। अब यहाँ पे सारी इंश्योरेंस कंपनीज के नाम आ गए जिनके टाई अप है इस टाइम। अब कल की डेट में जब आप रिटायर होंगे, हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के नाम कम या ज्यादा भी हो जाए, या और कंपनीज के ऑप्शन भी आपको दिए जाए। तो यहाँ पे पेंशन दिखाई है, जो पैसा इन्वेस्ट होता है अगर आपको वो भी वापस चाहिए तो ये पेंशन रेट है जितना आप यूज करते हैं पेंशन खरीदने के लिए। अगर आपको वो वापस नहीं चाहिए तो ये परसेंटेज रहेंगे, वहां पे थोड़ी पेंशन आपको बढ़ के मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहें कि पूरा का पूरा पैसा जितना भी एनपीएस में है रिटायरमेंट डे के टाइम, वो मुझे पेंशन लेने के लिए इन्वेस्ट करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब बात करती हूँ आपके एनपीएस अकाउंट के टैक्सेशन के बारे में। अब यहाँ पे 3 तरह के आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। पहला, जो पैसा आपकी सैलरी से कट के हर महीने आपके एनपीएस में जाता है, उस पे आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80 CCD 1 के अंडर। सेकेंड है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसे जमा करते हैं, तो उस पे आप एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80 CCD 2 के अंडर। और थर्ड है, जितना आपकी सैलरी से कटता है उसके ऊपर और एक्स्ट्रा पैसा आप अपने एनपीएस टीयर 1 अकाउंट में डालते हैं, तो 50,000 रुपए तक का मैक्सिमम अमाउंट आप टैक्स डिडक्शन की फॉर्म में क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80 CCD 1B के अंडर। ये एक ऐसा एडवांटेज है जिसकी वजह से मोस्टली लोग एनपीएस अकाउंट खुलवाना प्रेफर करते हैं। तो ये वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्स डिडक्शन एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हो 50,000 रुपए तक। एनुअल जो ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट है जो कि आप ऑनलाइन में निकाल सकते हैं और आपकी ईमेल पे भी आती है, उसको आप एज एन इन्वेस्टमेंट प्रूफ यूज कर सकते हैं। और जो आपका एनपीएस का टीयर 2 अकाउंट है जो कि ऑप्शनल अकाउंट है, तो उसमें भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, इस वजह से आप 80C सेक्शन की टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 1.5 लाख रुपीस तक। जो 80C है ये सेम सेक्शन है जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में मिलता है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में भी मिलता है, पीपीएफ में मिलता है, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट में मिलता है। तो ये जो लिमिट है टीयर 2 की और जो ये फर्स्ट लिमिट है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की, ये सेम है 1.5 लाख रुपीस, एक्स्ट्रा नहीं है। तो एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको मिला है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। तो ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने पूरी डिटेल दी सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉइज के एनपीएस के बारे में। अगर आपके एनपीएस से जुड़ी आपकी कोई शिकायत है, कोई सर्विस आपको चाहिए, तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पे मैंने दिया है, साथ में एनपीएस की वेबसाइट भी मैंने यहाँ पे दिखाई है। और अगर आपकी कोई शिकायत टोल फ्री नंबर या ईमेल करके भी हल नहीं हो रही है, तो आप रेज योर कंप्लेन में जाएं और वहां पे अपनी शिकायत भेज सकते हैं, या फिर आप नीचे दी हुई ईमेल आईडी GRC पे अपनी शिकायत को आगे रेज कर सकते हैं हायर लेवल को। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो के नीचे जाएं, यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, इस पे क्लिक करके घंटी के निशान पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें। यहाँ से वीडियो को लाइक करें और यहाँ से दूसरों के साथ शेयर करें।